होश में वापस लौटो, हमें कैसे भी करके इसे खत्म करना होगा। वैडल आगे बढ़ना शुरू करता है और अपने साथियों को बोलता है इस पर एरो चलाओ। उसके बाद वो लोग ऑटो पर एरो मारना शुरू करते हैं, पर वो एक एस क्लास की डीमन थी, पर उस पर कुछ भी नहीं होता। ऑटो मुस्कुराना शुरू करती है और अपने टेंटिकल से हर एक एरो को उन्हीं के सामने खत्म कर लेती है। लूमिनस तो डर के कारण कुछ कर भी नहीं पाता, पर तभी वैडल अपनी पूरी करेज को कलेक्ट करता है और अब वो तैयार हो चुका था ऑटो को मारने के लिए। वो सोचता है कि उसे अकेले ही ऑटो से मुकाबला करना होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि उन दोनों के पास ही सबसे ओपी पावर है। और अब लूमिनस और वैडल को उसी विच के बारे में याद आना शुरू होता है और अब कहीं न कहीं उन लोगों को इस बारे में पता चुका था कि जो उनके सामने मॉन्स्टर है वो एक विच क्लास की मॉन्स्टर है जिसे कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्स ही हरा सकते हैं। पर अब वो लोग यहाँ पर घिर चुके हैं और अब वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इतने में ऑटो बोलती है अगर तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाते तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। पर तभी वैडल को अब काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वैडल और लूमिनस उस पर चार्ज कर लेते हैं और वो भी अपनी डिवाइन पावर की हेल्प से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रॉयल नाइट्स के पास इतनी पावर होती है कि वो इस जैसे मॉन्स्टर को खत्म कर सके। इसीलिए वो लोग अपनी हॉली स्वॉर्ड लेकर उसके टेंटिकल्स को काटना शुरू करते हैं। और अब ऑटो भी उनकी इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और उन लोगों ने अपने हॉली स्वॉर्ड से उसके 2 टेंटिकल्स को तो काट लिया था और उनकी हॉली स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक थी। पर ऑटो को सच में इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो अपने टेंटिकल्स को पैट करना शुरू करती है। वैडल पर यहीं पर नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ता है और एक बार वापस से उस पर चार्ज करता है और लूमिनस भी अब बिल्कुल भी नहीं रुकता। उन लोगों ने साथ मिलकर ऑटो के 4 टेंटिकल्स को काट लिया था और अब ऑटो प्लान बनाती है कि उसे कैसे भी करके अपने 2 टेंटिकल्स को तो प्रोटेक्ट करना ही होगा। इसीलिए वो उन्हीं में से 2 सोल्जर को हॉस्टेज बना लेती है, क्योंकि उसे पता था कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें काफी ज्यादा इमोशंस होते हैं, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करेंगे। पर ठीक अलग ही होता है। वैडल लूमिनस को बोलता है हमें कैसे भी करके इस विच के 2 टेंटिकल्स को काटना होगा, उसके बाद हम जीत जाएंगे। उसके बाद ऑटो उन दोनों हॉस्टेजेस को उनके सामने रख देती है और वैडल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो लूमिनस के साथ आगे बढ़ता है और सीधा ही उस पर चार्ज करता है। वो लोग अपनी डिवाइन पावर की हेल्प से उसके 2 टेंटिकल्स को भी काट लेते हैं और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को भी। पर तभी ऑटो बहुत ही क्रीपी वे से मुस्कुराना शुरू करती है और वो बोलती है मैं तो बस अभी तक तुम्हारे साथ खेल रही थी, मेरे पास तो अनलिमिटेड टेंटिकल्स है। उसके बाद वो उन लोगों को अपनी रियलिटी को बता देती है, उसके पास शारिंगान भी है। लूमिनस इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि जब वो वापस से अपनी होश में आता है तो वो देखता है कि उस विच ने तो वैडल को खत्म कर लिया है। और ऑटो मुस्कुराना शुरू करती है। वो लूमिनस को बोलती है अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ खेल रही थी, मेरे पास इनफिनिट टेंटिकल्स है, यानी कि मैं जितना चाहे उतना टेंटिकल्स को प्रोड्यूस कर सकती हूँ। और अब लूमिनस डर की वजह से घबराना शुरू करता है। वो अपने बाकी दोस्तों को बोलता है यहाँ से भाग जाओ, अगर हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो ये विच हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसीलिए वो सभी के सभी लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं। और उसके बाद लूमिनस एक लास्ट बार ऑटो पर अपनी डिवाइन पावर की हेल्प से अटैक कर देता है, पर तभी ऑटो भी अपनी डिवाइन पावर से एक हॉली स्वॉर्ड को समन कर देती है। लूमिनस को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार अभी ये हुआ क्या। ऑटो से बताती है जब मैंने वैडल को मारा तो मेरे पास उसकी सभी के सभी पावर्स आ गई और यहाँ तक कि मेरे पास उसकी सभी के सभी मेमोरीज भी आ गई। और लूमिनस तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। ऑटो लूमिनस के साथ खेलना शुरू करती है, वो उस पर अटैक करती है और बोलती है अगर वो वक्त रहते यहाँ से निकल जाते तो वैडल अभी तक जिंदा होता और बाकी के सभी सोल्जर्स भी। पर तभी लूमिनस बोलता है मेरे दोस्त यहाँ से भाग गए हैं, इसलिए वो तुम्हें खत्म कर लेंगे। पर तभी ऑटो एक बार वापस से मुस्कुराना शुरू करती है, क्योंकि बाद में जाकर लूमिनस को पता चलता है कि जो ऑटो है वो कोई अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ तो डार्क एल्फ का पूरा ग्रुप शामिल है। और अब बेचारे लूमिनस की फटकर एकदम 4 हो चुकी थी। वो कैसे भी करके बस यहाँ से भाग जाना चाहता था, पर अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। और हाँ लूमिनस, जितने भी लोगों की आज मौत हुई है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। उसके बाद हम लोग बाकी सोल्जर्स को देखते हैं जिन्हें की डार्क एल्फ ने 2 सेकंड के अंदर ही खत्म कर लिया होता है। और अब बाकी के डार्क एल्फ भी वहाँ पर आ चुके थे। और अब एक लास्ट बार लूमिनस अपनी पूरी करेज कलेक्ट करके ऑटो पर मारना शुरू करता है। पर तभी ऑटो भी अब काफी ज्यादा क्रीपी मूड में आ चुकी थी। वो अपने टेंटिकल्स का यूज करके लूमिनस को उल्टा लटका देती है और अब वो उसे मारना शुरू करती है। वो उसे बोलती है अगर तुम पहले यहाँ से भाग जाते तो तुम आराम से अपनी फैमिली के पास जा सकते थे। मैंने सही कहा ना लूमिनस, तुम्हारी एक वाइफ है और एक छोटी बच्ची भी, तो सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगी और उसके बाद उन लोगों को भी तड़पा तड़पा कर मार लूंगी जब तक कि वो मुझसे जान की भीख नहीं मांगते। और अब बेचारा लूमियस भी कुछ भी कर नहीं पाता, उसकी आंखों में आंसू थे और मौत
ठीक उसके सामने खड़ी थी। वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता और अब आटो भी अपनी फुल मूड में आकर उसे फाइनली खत्म कर लेती है। बाद में जाकर अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता सिवाय खून की नदियों के और एक रिंग के जो कि लूमियस की होती है। और अब आटो ने लूमियस को भी खत्म कर लिया था, पर तभी पीछे से वहाँ पर जिया आता है। आटो से बोलती है जितने भी बॉडीज है इन सभी को जला लो। जिया काफी ज्यादा कंफ्यूजन में था, इसीलिए वो आटो से पूछता है क्या सच में आप लूमिनस की फैमिली को खत्म कर लोगी? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तो उसके साथ खेल रही थी। और जिया भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, पर तभी वो बोलती है मुझे अपने मास्टर के पास अब जल्दी से जाना होगा क्योंकि मेरे पास उनके लिए खबर है। और अब आटो भी फुल सीरियस मूड में आकर टाकुटो से मिलती है। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं और अब टाकुटो को आटो की असली पावर के बारे में पता चुका था। आटो उसे बताती है कि जब उसने वैडल को खत्म किया तो उसकी पावर्स तो उसे मिल गई, पर उसी के साथ साथ उसके एक्सपीरियंस भी उसे मिल गए और साथ ही साथ में उसकी मेमोरीज भी। यानी कि ये वर्ड इटर्नल नेशन गेम जैसा बिल्कुल भी काम नहीं करता और इस जगह पर कुछ और भी नई नई चीजें हैं। उसके बाद टाकुटो आटो को एक विच के बारे में बताना शुरू करती है जिसे कि लूमिनस और वैडल की टीम ढूंढ रही थी, पर वो लोग गलती से आटो से मिल पड़े और असल में वो विच नॉर्थ में डिस्ट्रक्शन मचा रही है। उसका भी एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके हर एक टेरिटरी को अपने कब्जे में लाना है। वो लोग सोचते हैं कि वो विच भी ईविल है, इसीलिए उन लोगों को उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, पर ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और जो विच है उसमें सैम हीरो के जितनी ही पावर होती है और हो सकता है कि वो उससे भी खतरनाक निकले, और इसीलिए टाकुटो और बाकी लोगों को अपने कॉन्टिनेंट को बड़ा करना होगा ताकि आने वाले समय में वो विच से तो निपट ही सके, क्योंकि आने वाले समय में उन लोगों के कॉन्टिनेंट पर और सैंड्स अटैक करने वाले हैं। इसीलिए उन लोगों को किसी न्यूट्रल नेशन को अपना दोस्त बनाना होगा। और वहीं दूसरी तरफ हम उसी विच को देखते हैं जिसने की पूरे नॉर्थ में डिस्ट्रक्शन मचा रखी थी और उसकी पावर है कि वो मरे हुए लोगों को अपने ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर सकती है, जो कि काफी ज्यादा ओपी सी चीज है। और साथ ही साथ में उसका क्लास भी, यानी कि उसके पास काफी ओपी सी पावर भी है। और अब टाकुटो सोच में पड़ चुका था और अब उन लोगों का मानना था कि उन लोगों को जल्द से जल्द किसी हीरो को समन करना होगा ताकि वो लोग अपने कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट कर सके। पर सबसे पहले वो लोग न्यूट्रल नेशन की तलाश करेंगे जो कि ईस्ट में था। उसके बाद हम देखते हैं कि अब आटो वहाँ से निकलना शुरू करती है, पर जाते जाते वो टाकुटो से पूछती है मास्टर क्या मैंने आपको दुखी किया? अरे नहीं आटो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत से नॉर्मल ह्यूमंस को खत्म कर लिया, पर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। और जिस बात को सुनकर कि आटो अब काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, उसके बाद वो लोग डार्क एल्फ से मिलने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं कि डार्क एल्फ ने तो सीओसी के बिल्डर से भी ज्यादा काम करके टाकुटो के नए महल को तैयार कर दिया है। और उन लोगों को लग रहा था कि जो वो विच है उसे भी यहाँ पर किसी ने रीइंकार्नेशन किया है और वो भी इस गेम में किसी गलती की वजह से आई है। पर तभी हम देखते हैं कि अब वो लोग वहाँ पर बैठना शुरू करते हैं, पर तभी आटो को महसूस होता है कि जो टाकुटो है वो किंग तो बन गया है, पर वो ऐसा कैसा किंग बनना है जिसके पास की एक भी सर्वेंट नहीं है। टाकुटो भी बोलता है हाँ तुम्हारी बात तो काफी ज्यादा सही है। अब आटो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, टाकुटो के लिए कोई ना कोई तो सर्वेंट चाहिए होगा, और अगर वो टाकुटो के लिए जल्दी से कोई सर्वेंट को नहीं ले पाई तो बहुत ही अजीब लगेगा। इसीलिए वो सबसे पहले डार्क एल्फ्स के पास जाती है और अब वहाँ पर वो तीनों आ चुके थे। और उसके बाद वो उन तीनों को बताना शुरू करती है कि टाकुटो एक महान राजा है, पर उसके पास अभी कोई भी सर्वेंट नहीं है। इस बात को सुनकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टाकुटो ने खत्म कर लेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आटो ने बोलती है हमारे किंग को छोटी छोटी बच्चियां काफी ज्यादा पसंद आती है, पर वो लोग इसका कुछ उल्टा ही मतलब निकाल देते हैं। पर तभी टाकुटो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो लोग टाकुटो के लिए सर्वेंट की तलाश करना शुरू करते हैं कि आखिरकार टाकुटो के लिए सबसे अच्छा सर्वेंट कौन रहेगा। आटो ने बोलती है हमें कैसे भी करके छोटी छोटी बच्चियों को टाकुटो के पास रखना चाहिए। इस बात को सुनकर तो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए टाकुटो उनसे खुद बातें करना शुरू करता है। और वो उन्हें ये नहीं बता सकता कि वो इंट्रोवर्ट है, इसीलिए वो बड़े आदमियों के साथ बातें नहीं कर सकता, और इसीलिए उसे अपना सर्वेंट जो भी होगा वो छोटे छोटे बच्चे ही चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे किंग के लिए छोटी छोटी बच्चियों को यहाँ पर ले आओ। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा दुखी हो चुके थे, और उसके बाद आटो के कहने पर वो सभी के सभी डार्क एल्फ्स कुछ छोटी छोटी बच्चियों को टाकुटो के पास ले जाते हैं ताकि वो सभी लोग उसको सर्व कर सके। पर जब वो लोग टाकुटो को देखते हैं तो वो लोग रोना शुरू करते हैं, और अब बेचारे टाकुटो के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचता। इसीलिए वो उन्हें समझाना शुरू करता है कि आखिरकार उसे अपने सर्वेंट के तौर पर छोटी छोटी बच्चियां क्यों चाहिए, क्योंकि जो भी डार्क एल्फ्स के बड़े बड़े मेंबर है वो इस वक्त कहीं और बिजी है। कोई मैजिकल स्टोन को रिबिल्ड कर रहा है तो कोई उसके राजमहल पर काम कर रहा है। इसीलिए अब वहाँ पर मोल्टार आता है और वो उसे बोलता है मास्टर क्या आपने ट्विंस के बारे में सुना है?
पर जिया इस बात को सुनकर काफी ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि अब इकलौते ट्विंस ही है जो कि टाकुटो के सर्वेंट बन सकते हैं। पर वो लोग बहुत शैतान बच्चे हैं। पर आटो ने बोलती है चाहे वो जैसे भी हो उन्हें जल्दी से यहाँ पर ले आओ। और अब मॉल्टर भी उसकी बातों को मानकर ठीक वैसा ही करता है। हम देखते हैं कि वो दोनों ट्विंस यहाँ पर आ चुके थे। उनमें से एक का नाम कारिया था जो कि टाकुटो को फुल रिस्पेक्ट देती है, और दूसरी वाली का नाम मारिया था जो कि फुल बकलोल होती है। वो टाकुटो से ऐसे बातें करना शुरू करती है जैसे कि वो उसका कोई बिछड़ा दोस्त हो। कारिया की बॉडी पर एक अजीब सा मार्क था और इन दोनों ट्विंस का पास्ट काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए वो लोगों से बातें करना शुरू करते हैं। आटो से पूछती है कि आखिरकार कारिया की बॉडी पर ही हुआ क्या, और वो उसे बताती है कि ये बस एक डिजीज की वजह से हुआ है। और कारिया का पास्ट तो और भी ज्यादा घटिया सा होता है। आटो उससे उसके पास्ट के बारे में पूछती है। मैंने बचपन में अपनी मदर को खाया था। टाकुटो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, इसीलिए वो सीधा ही मॉल्टर की ओर देखना शुरू करता है ताकि वो इस चीज को टाकुटो को एक्सप्लेन कर पाए। और अब इसीलिए मॉल्टर भी उसे बताना शुरू करता है कि जो इन दोनों की मदर थी वो एक बहुत ही अच्छी सी सोल्जर थी, और जब डार्क एल्फ ने एडवेंचर करना शुरू किया तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए उन दोनों की मदर ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके उनका पेट भरा था। और उसी दिन से अपनी मदर को खाने के बाद इन दोनों का नजरिया लाइफ को लेकर एकदम चेंज हो चुका था। साथ साथ में अब इन लोगों के इमोशंस भी बिल्कुल खत्म हो चुके थे, और उसी दिन से ये लोग ना ही तो कभी हंसी है और ना ही तो कभी रोई है। और यहाँ तक कि टाकुटो भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं, पर तभी मारिया टाकुटो की ओर आगे बढ़ती है। वो उसे बताती है मुझे तुम एकदम वाइट दिख रहे हो। और इस बात को सुनकर तो आटो को भी बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि बाकी के सभी लिविंग बींग्स को आटो एकदम डार्क दिखाई देता है, पर मारिया तो अलग ही लेवल पर खेल रही है। मारिया आगे बढ़ती है और वो बोलती है मैं किंग को सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और उसके बाद टाकुटो उसकी बहन से पूछता है तुम्हारा मानना क्या है। हाँ, मैं भी आपको सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं मेरी बहन जाएगी मैं भी वहीं पर जाऊंगी। और अब टाकुटो को फाइनली उसके 2 नन्हे सर्वेंट मिल चुके हैं, और अब आटो और टाकुटो काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। पर कहीं ना कहीं मॉल्टर और जिया को उन दोनों ट्विंस के बारे में पता है कि ये दोनों काफी ज्यादा शैतान हैं, और हो सकता है कि ये हमारे किंग का दिमाग खराब कर ले, और उसके बदले में किंग हमारे पूरे के पूरे विलेज को खाक में कन्वर्ट कर दे। मीटिंग खत्म होने के बाद मॉल्टर टाकुटो के पास जाता है और वो उसे बोलता है मास्टर, वो दोनों ट्विंस काफी ज्यादा शैतान हैं। जब से उन लोगों ने अपनी मदर को खाया है तब से वो लोग इमोशन लेस हो चुके हैं, आप उनकी गलतियों को माफ करना। उसके बाद से वो लड़कियां किंग टाकुटो को सर्व करना शुरू करती है। कारिया तो एकदम शांत सी थी, पर तभी मारिया पानी लेकर टाकुटो के पास जाती है, पर वो गलती से उस पानी को टाकुटो के ऊपर फेंक देती है। जल्दी से कारिया वहाँ पर जाती है और अपनी बहन के लिए सॉरी मांगती है, पर तभी अब वहाँ पर आटो भी आ चुकी थी और वो उन्हें डांटना शुरू करती है, क्योंकि जब से वो दोनों सर्वेंट बनी है वो एक काम को भी ठीक से नहीं कर पा रही। पर तभी टाकुटो आटो को उनसे नरमी से पेश आने के लिए कहता है। आगे वो लोग अपने कॉन्टिनेंट को सुधारने के लिए मीटिंग करना शुरू करते हैं। वहाँ पर एमिली आती है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट उसे अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट दे देती है, और अब उन लोगों का किंगडम काफी अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा है। वहाँ पर काफी ओपी सी चीजें भी वहाँ पर आ चुकी है। पर तभी अब वहाँ पर आटो आती है और वो टाकुटो को बोलना शुरू करती है कि हमें कैसे भी करके अब अपने किंगडम को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। पर तभी टाकुटो कहता है हमें सबसे पहले क्लिनिक को बनाना चाहिए। उसके बाद वो लोग कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं। उसके बाद एमिली उसे बताती है कि उन लोगों के विलेज में रिसोर्सेज की अब कोई भी कमी नहीं है, वो लोग काफी अच्छे रेट से डेवलप कर रहे हैं, पर धीरे धीरे करके अब उन लोगों को माना ट्री पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और अब तो सभी के सभी डार्क एल्फ्स काफी अच्छे से काम कर रही है, और अब धीरे धीरे करके उन लोगों का किंगडम काफी अच्छे रेट से डेवलप करना शुरू करता है। पर अब उन लोगों को अपने माना ट्री पर और ज्यादा फोकस करना होगा। आटो वहाँ पर आती है और वो मॉल्टर को बोलती है सबसे पहले हम लोगों को मिलिट्री मैजिक को यूज करना होगा ताकि हमारे किंगडम का डिफेंस काफी अच्छा हो पाए। और अब मॉल्टर भी इस बात को मान जाता है, और अब वहाँ पर जिया उठता है और वो भी अपनी रिपोर्ट किंग को सुनाना शुरू करता है, और वो उसे बग्स के बारे में बताना शुरू करता है। और बग्स ने इस पूरे के पूरे किंगडम को एक्सप्लोर कर दिया है, यानी कि टाकुटो को भी इस पूरे के पूरे किंगडम का नॉलेज हो चुका है। इसीलिए आटो जिया को बोलती है कि अब हम लोगों को उन बग्स को रोक देना चाहिए, क्योंकि अब मेरे मास्टर को पूरी की पूरी जानकारी हो चुकी है। और अब टाकुटो भी हाँ में सर हिलाता है। पर तभी टाकुटो लोगों को बोलता है क्या हमारे पास माना कलेक्ट हो चुका है, क्योंकि मैं अब क्वीन ऑफ बग्स इसला को समन करने वाला हूँ। सभी लोग इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि पहली बार वो लोग किसी हीरो को यहाँ पर समन करने वाले हैं। और अब टाकुटो भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। अब उन लोगों की मीटिंग फाइनली खत्म हो चुकी थी। आगे मारिया कुछ मीटिंग के लेटर्स को टाकुटो के पास ले जाती है, पर गलती से वो फट चुका था, और अब उन दोनों को लग रहा था कि टाकुटो ने खत्म कर लेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उन्हें बोलता है तुम्हें थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए। पर तभी मारिया टाकुटो के पास जाती है और वो उसे बोलती है मुझे लगा था कि आप एक इविल इंसान हो
और आप मुझे खत्म कर लोगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार एक अच्छे इंसान और एक बुरे इंसान में क्या फर्क होता है? टाकुटो उन लोगों को बताना शुरू करता है, एक अच्छा इंसान वो होता है जो कि डिसीजन दूसरों को देखकर करता है, और एक बुरा इंसान वो होता है जो कि अपने लिए डिसीजन लेता है और उसे बाकियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें भी वही करना चाहिए जो कि तुम्हारा दिल करे। और अभी तक जो कुछ भी उन लोगों ने किया, टाकुटो पर पानी गिराना और मीटिंग के पेपर को फाड़ देना, वो सभी कुछ उन लोगों ने जानबूझकर किया ताकि टाकुटो गुस्से में आकर उन्हें खत्म कर ले, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि उनकी मदर की डेथ उनकी वजह से हुई है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। टाकुटो उनके पास जाकर बैठ जाता है और वो उन लोगों को बोलना शुरू करता है, तुम्हारी मॉम ने जब अपने आप को सैक्रिफाइस किया तो उसका एक ही रीजन था, वो तुम लोगों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी और उनकी मौत में तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है, इसीलिए तुम जैसे चाहो वैसे जी सकती हो। इस बात को सुनकर वो लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे, इसलिए वो टाकुटो को लिपट कर जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। और कुछ समय बाद जब वहाँ पर ऑटो आती है तो वो देखती है कि वो दोनों ट्विंस तो टाकुटो के सिंहासन पर आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। वो टाकुटो को बोलती है, आपको मीटिंग रूम में आना होगा। दरअसल जो ऑटो है वो एक किंगडम पर सर्च कर रही थी, उसका नाम है ड्रैगनटन, और वहाँ पर बीस्टमैन्स और ह्यूमन रहते हैं और वो मयोग्रा के आसपास ही है, यानी कि वो एक न्यूट्रल नेशन है। और अब उन लोगों को फाइनली एक ऐसी चीज मिल चुकी है जिसे कि वो अपना एलाय मान सकते हैं किसी भी वॉर करने में। और टाकुटो बहुत सोचता है कि क्या उन लोगों को उस किंगडम के साथ जुड़ जाना चाहिए या फिर नहीं, पर आखिर में जाकर अब वो लोग फाइनली मान जाते हैं। ऑटो की रिसर्च से उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर बहुत से स्टाफ होल्डर भी रहते हैं जो कि मैजिक का यूज भी कर सकते हैं, और वहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर माइन भी है जिसका नाम की ड्रैगन वैन है, और वो माना का इनफाइनाइट सोर्स है। और अब वो लोग मान चुके थे उन लोगों को अपना एलाय बनाने के लिए। ऑटो टाकुटो से बातें करना शुरू करती है। बाद में जाकर लोगों को पता चलता है कि जो वो किंगडम है इस वक्त वहाँ पर बहुत से बारबेरियंस और बहुत सी गॉब्लिन्स उन पर अटैक कर रही है। तो मायोग्रा किंगडम का बेस्ट मौका यह होगा कि वो इस वक्त पर उनकी हेल्प कर ले ताकि वो लोगों को सप्लाई दे दे, जिसकी वजह से कि उनका किंगडम काफी ज्यादा डेवलप करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ऑटो और उसके कुछ लोग वहाँ पर जाना शुरू करते हैं। पर जब वो लोग रास्ते के बीच में पहुँचते हैं तो लोगों को कुछ बीस्टमैन दिखते हैं जो कि ड्रैगनटन के ही मेंबर थे। और जब वो लोग ऑटो को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे। उन लोगों को समझना था कि आखिरकार उन लोगों को इस वक्त पर क्या करना चाहिए, क्योंकि जितने भी वो सभी लोग थे उनमें से उन लोगों को डार्क माना का प्रेजेंस फील हो रहा था। पर तभी हम लोग देखते हैं उनके लीडर को जिसका नाम टॉनी कैप्लो था, और वो भी एक बीस्टमैन थी। उसके आदमी यानी कि वो सभी के सभी बीस्टमैन काफी ज्यादा डर चुके थे। उसे समझ ही ना था कि आखिरकार इस रास्ते पे उसे क्या करना चाहिए। अब तो वो लोग पीछे भी नहीं मुड़ सकते। इतने में ही ऑटो अपने मेंबर्स को ऑर्डर दे देती है। वो लोगों को बोलती है, तुम यहाँ से पीछे मुड़ जाओ, इससे मैं ही अकेले निपटूंगी। और अब ऑटो उन्हें मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, और बीस्टमैन तो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते। ऑटो सबसे पहले अपने टेंटिकल्स निकालना शुरू करती है ताकि वो उनमें से हर एक आदमी को खत्म कर पाए। पर तभी वहाँ पर एक अजीब सा बच्चा जिसका नाम की पेपे था, वो ऑटो को बोलता है, हेलो मैं पेपे हूँ, आखिरकार आपका नाम क्या है? ऑटो को इस चीज को देखकर काफी अजीब सा लगता है। उसे समझना था कि आखिरकार उसे इस वक्त पर किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलती। और अब वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी पेपे और बाकी लोगों से। उसके बाद वो बाकी लोगों से पूछना शुरू करती है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों बढ़ रहे हैं। और उसके बाद ऑटो उन सभी लोगों को मयोग्रा यानी कि टाकुटो से मिलवाने के लिए अपने साथ ले जाती है, और अब वो सभी लोग भी उसका पीछा करना शुरू करते हैं। टेनो केपली उसे पूछना शुरू करती है कि आखिरकार इस जगह का लीडर कौन है, पर उसे कोई भी कुछ भी नहीं बताता। वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और पेपे को ये जगह काफी ज्यादा पसंद आती है, और ऑटो को भी वो बच्चा काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ बोला था। उसके बाद वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। टेनो कैपली को तो लग रहा था कि ये लोग उन्हें मार डालेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अब वो लोग फाइनली टाकुटो तक पहुंच चुके थे। ऑटो टाकुटो को उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को दे देती है, और जो वो बाकी बीस्टमैन टाकुटो को देखते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक शैडो जो कि इविल माना से भरपूर थी सिर्फ और सिर्फ वही दिखता है। और इस चीज को देखकर तो वो लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। वो लोग बेचारे अब कुछ भी नहीं कर पाते। उसके बाद वो लोग टाकुटो को बताना शुरू करते हैं कि ड्रैगनटन पर बहुत से बारबेरियंस और बहुत से गॉब्लिन्स पर अटैक कर दिया है। उनका सामना एक जाइंट गॉब्लिन से हुआ, पर तभी पेपे ने अपना ग्रास मैजिक का यूज करके उसे खत्म कर लिया। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे और पेपे भी काफी ज्यादा खुश हो गया। पर तभी वो जाइंट अचानक से जाग उठा, इसलिए ना चाहते हुए भी वहाँ पर एक बार वापस से टोनो कैपली आ गई। उसने सबसे पहले अर्थ मैजिक का यूज किया और ग्रास मैजिक का यूज करके फाइनली उस जाइंट को खत्म कर लिया। उसके बाद वो पेपे के पास गई और उसे बोला, बच्चे तू तो बहुत नादान है, अगर तू ऐसे ही करता रहा तो एक दिन तू मर जाएगा। और उसके बाद अब वो लोग आगे आगे बढ़ते गए, और टेनो कैपली ने आज तक अपनी पूरी की पूरी
मेरे जीवन में कभी भी टाकुटो जैसे प्राणी को देखा नहीं जिसके पास की इतना ज्यादा ईविल माना है। और अब उसने फाइनली अपनी डेथ को स्वीकार कर लिया था। टाकुटो उन लोगों से पूछना शुरू करता है कि आखिरकार यहाँ पर आने का उनका असली मकसद क्या था। पर तभी पेपे एक बार वापस से खड़ा होता है और वो टाकुटो को बोलता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? पर तभी जल्दी से वहाँ पर टेनोकोपली आती है और पेपे के मुंह को बंद कर लेती है। अबे बच्चे तू मारा जाएगा। पर टाकुटो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो चुका था। जब वो इसेकाई नहीं हुआ और जब वो हॉस्पिटल में था तब उसका कोई भी दोस्त नहीं था। और ये पहली बार था कि जब किसी ने टाकुटो से उसका दोस्त बनने के लिए पूछा था। और अब फाइनली वो लोग दोस्त बन चुके थे। टाकुटो बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और अब आटो भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि ये पहली बार था कि जब टाकुटो ने किसी को अपना दोस्त बनाया था। और अब उन लोगों के संबंध पेपे की वजह से काफी अच्छे होने शुरू हो चुके थे और अब वो लोग फाइनली फ्रेंड बन चुके थे। सबसे पहले टाकुटो बाकी लोगों को खाना खिलाना शुरू करता है और मारिया उन लोगों के सामने एप्पल जूस को ले आती है। उसे पीकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि वो काफी अच्छा था। और टोनोकैप्ली तो ग्लास के मटेरियल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा ग्लास सिर्फ और सिर्फ मायोग्रे के पास ही होता है। और जब पेपे उस एप्पल जूस को पीता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट था, इसीलिए वो सभी के साथ घुलना मिलना शुरू करता है। और अब वो टाकुटो को भी काफी ज्यादा पसंद आ चुका था। वो सभी लोगों से बातें करना शुरू करता है। और टाकुटो तो पेपे की तरह कभी भी बन नहीं पाएगा क्योंकि वो बेचारा एक इंट्रोवर्ट है। इसीलिए टाकुटो पेपे को बोलता है, क्या तुम मेरे साथ कुछ गेम्स को खेलना चाहोगे? और पेपे को भी गेम्स खेलना काफी ज्यादा पसंद था। उस जमाने में फ्री फायर नहीं थी, इसीलिए वो लोग अलग अलग गेम खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो पेपे की बनाई गई गेम को खेलते हैं और उसके बाद वो लोग टाकुटो की बनाई गई गेम को खेलते हैं। और सभी लोग उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। इतने में ही पेपे बोलता है, आपकी बनाई गई गेम काफी अच्छी है, काश मैं इसे अपने किंगडम में बेच पाता। पर टाकुटो का तो शुरुआत से ही प्लान था कि उसे कैसे भी करके उन लोगों के साथ एलाई बनकर ऊपर ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद आटो टोनोकैप्ली को पूछना शुरू करती है कि आखिरकार उन लोगों का असली मकसद क्या था यहाँ पर आने का। वो उसे बताती है, दरअसल हमारे किंगडम पर कुछ बारबेरियंस और गॉब्लिन्स ने अटैक कर दिया, पर हम लोगों को समझ ही ना आया कि आखिरकार उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारे किंगडम पर किसी ने अटैक किया है। टाकुटो उन लोगों की मदद करने का सोचता है, इसीलिए वो उसे पूछता है, आखिरकार तुम्हारे किंगडम का डिफेंस सिस्टम कैसा है? बीस्ट मैन की लीडर को लगता है कि अगर उसने बोला कि उनका डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो टाकुटो और उसकी आर्मी उनके किंगडम पर अटैक करके उसे हड़प लेगी। इसीलिए वो बोलती है, अरे हमारा डिफेंस सिस्टम तो काफी ज्यादा कमाल का है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर तभी पेपे बोलता है, अरे हमारी मिलिट्री तो एकदम खत्म हो चुकी है। और इस बात को सुनकर बीस्टमैन के लीडर के चेहरे पर एकदम 12 बज चुके थे क्योंकि यही वो सीक्रेट था जो कि वो टाकुटो से छिपाना चाहती थी। पर पेपे ने सब कुछ बोल दिया, इसीलिए ना चाहते हुए भी अब उसे टाकुटो को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। वो उसे अपनी पूरी की पूरी बातें बताना शुरू करती है कि आखिरकार कैसे उनकी कंट्री पर बारबेरियंस और बाकी लोग अटैक कर रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका किंगडम कोलैप्स कर जाएगा और उन लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं बचेगी। इसीलिए टाकुटो कहता है, सबसे पहले वो बारबेरियन ड्रैगन टन पर अटैक करेंगे और उसके बाद बारी आएगी मायोग्रा की, इसीलिए हम तुम्हें अपनी आर्मी को गिफ्ट करेंगे, पर बदले में आखिरकार आपको क्या चाहिए? आटो से बताती है, हमारे किंग को आपकी ड्रैगन विन मान चाहिए। और वो बीस्टमैन भी थोड़ी राहत की सांस लेती है क्योंकि मायोग्रा किंगडम को अभी माना की आवश्यकता है, इसीलिए अब वो लोग मान चुके थे उनकी हेल्प करने के लिए। और फिलहाल के लिए तो टोनोकैप्ली ही उनकी लीडर है, पर जैसे जैसे करके पेपे आगे बढ़ता रहेगा और बड़ा हो जाएगा, बाद में जाकर किंगडम को उसे ही देखभाल करनी होगी। और अब उन लोगों में फाइनली डील हो चुकी थी। मायोग्रा किंगडम ड्रैगन टन की रखवाली करने के लिए उन लोगों को अपनी फोर्सेस देगा और बदले में उन लोगों को मायोग्रा को ड्रैगन वैन माइन और साथ साथ में मेटल को देना होगा। और अब वो लोग फाइनली मान चुके थे और उसके बाद वो लोग मीटिंग करते हैं। पर तभी वहाँ पर मेल्टर पूछता है, आखिरकार ड्रैगन टन दिखता कैसा है? पर इस बारे में तो कभी भी किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। और अब इसीलिए फ्रेंडशिप करने से पहले उन लोगों को ड्रैगन टन को एक्सप्लोर करना होगा। पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार मायोग्रा किंगडम से आखिरकार वहाँ पर जाएगा कौन? टाकुटो अपने मन में बहुत सोचता है क्योंकि अभी मायोग्रा किंगडम के सभी लोग काफी कामकाज करने में व्यस्त है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कारिया और मारिया वहाँ पर आती है और टाकुटो को बोलती है, किंग हम लोग वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। पर टाकुटो साफ सीधा उन लोगों को मना कर देता है क्योंकि वो लोग अभी तो बस सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी बच्ची आई है। पर इसके बाद वो लोग रोना शुरू कर देती है और अब टाकुटो भी उन लोगों की क्यूटनेस में आकर हाँ कर देता है, जिस बात को सुनकर के आटो काफी ज्यादा जेलस हो चुकी थी। और टाकुटो उन लोगों के बॉडीगार्ड के रूप में वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स को भी उनके साथ छोड़ने वाला है। टाकुटो आटो को मनाने के लिए उसके पास जाता है
पर अभी भी आटो काफी ज्यादा जेलस थी और वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। टाकुटो सौ ट्राई करता है पर आटो मानती ही नहीं, इसीलिए टाकुटो उसके हाथ को पकड़ता है और वो उसे बताता है कि वो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और वो उसे कहता है मुझे तुम काफी पसंद हो। और जिस बात को सुनकर की आटो एकदम लाल हो चुकी थी और यहाँ तक कि आटो तो अपने और टाकुटो के फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देती है। वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और बोलती है मैं हमेशा आपकी ही रहूंगी। और उसके बाद टाकुटो ट्विंस को डॉक्टर को के पास ले जाता है और उन लोगों से मिलवाता है क्योंकि यही उन लोगों के साथ एडवेंचर में आने वाले हैं। और जब वो कौवे टाकुटो को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे क्योंकि उन लोगों के लिए ये काफी ज्यादा प्राउड की बात थी कि डीमन किंग यानी कि टाकुटो ने खुद उन लोगों को समन किया था। वो उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और टाकुटो को बोलते हैं मास्टर हमें ऑर्डर दीजिए। और टाकुटो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो चुका था पर उसे बिल्कुल भी लगा नहीं था कि इन कौवे की जरूरत इतनी ही जल्दी पड़ने वाली है। और दरअसल उन डॉक्टर कौवे के पास काफी ओपी सी पावर होती है। मारिया तो उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी और यही वो लोग होने वाले हैं जो कि उन लोगों की प्रोडक्शन के लिए उन लोगों के साथ एडवेंचर में जाने वाले हैं यानी कि ड्रैगन टन। अब आटो भी उन लोगों को बताना शुरू करती है कि आखिरकार उन लोगों को क्या करना होगा। और जिस बात को सुनकर कि वो कौवे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे पर कार्या को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं। पर तभी वहाँ पर मारिया जाती है और वो भी उनके साथ नाचना शुरू कर लेती है। टाकुटो इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है इसीलिए वो उन लोगों को एक तोहफा देता है। वो उन लोगों को ह्यूमंस नेम देता है आकीरो, गायरो और साबीरो। और इस बात को देखकर तो वो कौवे काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और वो टाकुटो की भी और द रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। और वो सभी लोग एडवेंचर पर जाने के लिए काफी खुश हो चुके थे इसीलिए वो लोग नाचना शुरू करते हैं। पर तभी अब वहाँ पर मारिया भी आ चुकी थी और वो लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू करती है। और अगले दिन उन लोगों को ड्रैगन टन जाकर वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। पर कार्या इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे उन कौवे से काफी ज्यादा डर लग रही थी। पर टाकुटो से समझाता है और बताता है कि ये कौवे काफी अच्छे हैं। आगे हम ड्रैगन टन की मेयर को देखते हैं जिसका नाम की एंटिक था और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी अपनी जिंदगी से क्योंकि वो दिन रात सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ काम ही करती थी। और अब तो वो काफी ज्यादा थक भी चुकी थी क्योंकि उसके माउंट फूजी काफी बड़े जो थे। वो अपने मन में बोलना शुरू करती है अरे मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा क्योंकि मेरा तो एक ही एम है कि मुझे कैसे भी करके एक अच्छे आदमी के साथ शादी करके अपने घर को बसाना है। और वो अपने काम से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी पर तभी उसकी सेक्रेटरी वहाँ पर आती है और वो उसे बोलती है मेयर आपसे मिलने के लिए कोई आए है। आखिरकार कौन आया है? वो काफी ज्यादा गुस्से में थी पर जब उसकी सेक्रेटरी से बताती है कि कुछ डार्क एल्व्स उसे मिलने के लिए वहाँ पर आए हैं तो वो काफी ज्यादा पोलाइट हो चुकी थी और वो अपनी सेक्रेटरी को डांटना शुरू करती है क्योंकि अब धीरे धीरे करके उनकी कंट्री कोलैप्स कर रही है और उसे कैसे भी करके डार्क एल्फ के साथ मीटिंग तो करनी ही थी। और उसने डार्क एल्व्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ कुछ रूमर्स को सुना था कि वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब वहाँ पर कार्या, मारिया और बाकी के डॉक्टर्स भी वहाँ पर आ चुके थे। और जब वो मेरे उन लोगों को देखती है तो उन लोगों का प्रेजेंस काफी ज्यादा इंटेंस होता है और उन लोगों में से साफ साफ डार्क एनर्जी बाहर आ रही थी। और एंटिक तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो उन बच्चियों से बातें करना शुरू करती है और वो उन लोगों से काफी अच्छे तरीके से बातें करना शुरू करती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि वो लोग डार्क एल्फ के मेंबर है और अगर उसने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो उसकी पूरी की पूरी कंट्री कोलैप्स कर जाएगी क्योंकि उसने टाकुटो के बारे में सुन रखा था और उसने ये भी सुन रखा था कि टाकुटो के पास काफी ओपी सा इविल माना है। पर एंटिक को अभी खुद भी समझ आता कि आखिरकार ये छोटी छोटी लड़कियां यहाँ पर क्यों आई है और टाकुटो यहाँ पर खुद क्यों नहीं आया। पर तभी उसे टेनो कॉपली की कही गई बातें याद आती है और उसने उसे बताया था कि डार्क एल्फ का प्रिंस काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर तुमने उसे थोड़ा सा भी नाराज किया तो हमारी कंट्री खत्म हो जाएगी। उसके बाद कार्या और मारिया उसे बातें करना शुरू करती है और वो उससे उसकी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू करती है। और एंटिक तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि इन दोनों बच्चों के पास इतना ब्रेन भी है। पर तभी गायरो उसे बातें करना शुरू करता है और वो उसे बताता है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और साथ ही साथ में गायरो उसे स्टार फोल्डर यानी कि पेपे के बारे में बताता है। और अब वो समझ चुकी थी कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, इसीलिए एंटिक उन लोगों से और ज्यादा पोलाइट होना शुरू हो चुकी थी। और अब उसके बाद वो उन लोगों को बोलना शुरू करती है क्यों ना आप लोग एक काम करो, आप लोग मेरे साथ ही मेरी कंट्री घूमने चलो। और उसके बाद एंटिक खुद टूर पर जाती है मारिया और कार्या के साथ। उसके बाद वो लोग बाजार घूमना शुरू करते हैं और वहाँ पर रहते रहते एंटिक, कार्या और मारिया को
काफी ओपी ओपी सी चीजें भी सिखाती है, क्योंकि वैसे भी वो अपनी पर्सनल लाइफ से काफी ज्यादा बोर हो चुकी थी। वो सबसे पहले उन लोगों को कुछ खाना खिलवाती है और टाकुटो इस पूरी की पूरी चीज को अपने सुपरविजन की हेल्प से देख रहा था। और अब फाइनली इवनिंग हो चुकी थी और अब उन लोगों के टूर के खत्म होने का टाइम आ चुका था। इसीलिए मारिया और कारिया वापस से अपने रूम में जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग ड्रैगन टन के बारे में बातें करना शुरू करते हैं। और कारिया ने इस किंगडम के बारे में पहले से ही काफी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर दिया था और अब तो उसे ये भी पता चुका था कि जो ड्रैगन टन के लोग हैं वो काफी ज्यादा सहमे सहमे हैं और ना ही तो उनके पास कुछ खाने के लिए बचा है। और वो लोग हमेशा एक ही चीज को सोच रहते हैं कि कहीं कभी कोई दूसरी कंट्री उन लोगों पर अटैक ना कर दे। पर तभी कारिया मारिया को बोलती है, आखिरकार तुमने इतनी इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट कर दिया। गायरो मारिया की ओर आगे बढ़ता है और उसे एक अजीब सी चीज को दे देता है और ये चीज कारिया ने ही उसे देने को कही थी। जब वो लोग उस पाउच को खोलते हैं तो उसमें से एक अजीब सा फ्लावर बाहर निकलता है और बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि जो ये फ्लावर है ये बहुत सी कंट्री में बैन है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल फ्लावर नहीं बल्कि नशे वाला फ्लावर है। और अभी भी ड्रैगन टन के कुछ लोग इसका यूज कर रहे हैं, यानी कि ये कंट्री पूरी तरह से घटिया है और इसीलिए उन लोगों को इसे कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना होगा। और अब अगले दिन वो लोग ड्रैगन वैन यानी कि माइन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों को बहुत से मानव कृष्ण दिखाई देते हैं। वो लोग उन्हें एग्जामिन करना शुरू कर देते हैं, पर तभी पीछे से वहाँ पर एक अजीब सा बंदा आता है जिसका नाम की वेस्टा था और वेस्टा के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। सबसे पहले वो कारिया और मारिया के पास जाता है और वो उन दोनों को बोलता है कि वो ना तुम मेरे साथ बिजनेस करो। और वो यहाँ पर नशे वाले फूल के बारे में बात कर रहा था और दरअसल बाकी कंट्री में इस फूल की कीमत काफी ज्यादा होती है, इसीलिए वो लोगों को भड़काना शुरू कर देता है। पर कारिया और मारिया ऐसा करने से साफ साफ मना कर देते हैं। पर वेस्टा इस बात से अब काफी ज्यादा चिढ़ चुका था और वो लोगों को बोलना शुरू करता है, अगर तुम लोग मेरे साथ धंधा करोगे तो मायोग्रा काफी प्रॉफिट में रह जाएगा। पर तभी कारिया बोलती है, इसका डिसीजन हम नहीं बल्कि हमारे मास्टर टाकुटो लेते हैं। पर वो जाते जाते उन लोगों को एक लेटर को दे देता है और अगले दिन वो ट्विंस एंटिक से एक बार वापस से मिलते हैं और अब फाइनली उनका टाइम खत्म हो चुका था टूर करने का और वो एंटिक से एक लास्ट बार बातें करना शुरू करते हैं। और अब कारिया और मारिया को ये प्लेस काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो लोग टाकुटो को सब कुछ बताने के लिए वहाँ से निकलने वाले थे। पर तभी पीछे से वहाँ पर वेस्टा वहाँ पर आ चुका था और टाकुटो तो इस पूरी चीज को अपने सुपरविजन की हेल्प से देख पा रहा था और उसे एंटिक के माउंटेन्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं। पर तभी पीछे से वहाँ पर वेस्टा और उसे कुछ आदमी आते हैं और अब उन लोगों का एक ही एम था कि उन लोगों को कैसे भी करके ट्विंस को किडनैप करके फिरौती की रकम मारनी है। पर तभी एंटिक वहाँ पर खड़ी होती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और इस बार तो वेस्टा फुल तैयारी करके आया था और वो एक इंजेक्शन लाता है जिसमें कि उसी नशे वाले फूल का सॉल्यूशन बना था। पर तभी वो डॉक्टर कौवे वहाँ पर आ चुके थे वेस्टा से निपटने के लिए। सबसे पहले वो लोग अपनी पावर का यूज करते हैं और एक ही झटके में उन तीनों को खत्म कर देते हैं। सबसे पहले वो डॉक्टर कौवे उसे वार्निंग देते हुए अपने चाकू को उसकी ओर फेंकते हैं, पर वेस्टा अभी भी बिल्कुल भी नहीं मानता। इतने में ही मारिया एक बार वापस से खड़ी होती है और अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। पर तभी हम लोग टाकुटो को देखते हैं जो कि इस पूरी सिचुएशन को अपने सुपरविजन से देख रहा था और उसके साथ में ऑटो खड़ी थी। पर तभी पीछे से वहाँ पर एमिली आती है और वो लोगों से पूछना शुरू करती है, आखिरकार आपने उन डॉक्टर्स को क्यों भेजा, क्योंकि वो तो बस ह्यूमन को हील ही कर सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो डॉक्टर्स ह्यूमन को हील तो कर ही सकते हैं, पर साथ साथ में ही वो लोग काफी कमाल के वॉरियर भी है। इसीलिए वो डॉक्टर कौवे सबसे पहले अपने रोब को हटाते हैं और वो काफी ज्यादा खूंखार लग रहे थे। और अब उसके बाद वो लोग वेस्टर्स के साथियों को एकदम काट कर रख देते हैं और यहाँ तक कि एंटिक भी उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी। उसका पूरा का पूरा ऑफिस खून से एकदम लाल हो चुका था, यहाँ तक कि वो बेचारी अब कुछ बोल भी नहीं पाती। पर मारिया उसे बोलती है, अरे कोई बात नहीं, हम तुम्हें पैसे दे देंगे नए ऑफिस के लिए और नए कपड़े खरीदने के लिए। और यहाँ तक एंटिक अभी भी उनकी बात को प्रोसेस कर ही नहीं पाती। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार इतनी छोटी सी बच्ची इतनी खौफनाक दृश्य को देखने के बाद भी इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है। और यहाँ तक कि एंटिक तो डर के मारे अपने आप को गीला ही कर देती है। पर तभी मारिया को डॉक्टर को ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो लोगों को एक जोरदार सुपर किक मारती है और इस चीज को देखकर तो एंटिक भी हंसना शुरू करती है और एंटिक को ये बात काफी ज्यादा फनी लगती है। और अब वो सभी ट्विंस ड्रैगन टन से वापस से मयोग्रा आ चुकी थी, जहाँ पर कि वो देखते हैं कि ऑटो टाकुटो को डांटना शुरू करती है। वो उन्हें बोलना शुरू करती है, टाकुटो
आखिरकार तुमने उन ट्विंस को ऐसा क्यों करने दिया? क्योंकि ड्रैगन टन जाकर उन लोगों ने वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा रखी थी और सभी लोग उनसे डरना भी शुरू करते हैं। आटो का मानना ये था कि टाकुटो वहाँ का किंग है, इसीलिए उसे सब चीज का ध्यान देना चाहिए, पर टाकुटो तो उसकी बातों को एकदम अनसुना कर लेता है और वो ट्विंस भी आटो के गुस्से को देखकर अब काफी ज्यादा डर चुकी थी। और वहीं अब आटो का दिमाग उन डॉक्टर के ऊपर काफी ज्यादा खराब हो चुका था। वो उन्हें बोलना शुरू करती है, आखिरकार तुम्हें वहाँ जाकर खून खराबा करने की क्या जरूरत थी? और अब डॉक्टर को वो भी काफी ज्यादा घबरा चुके थे, लेकिन फिर भी वो अपनी गलतियों को बिल्कुल भी नहीं मानते। आटो इन सभी की मिलजुल कर एकदम क्लास लगा लेती है और उनके पास बेचारों के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचता। और वो लोग आटो के गुस्से को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुके थे और आगे वो लोग अपनी मीटिंग को करना शुरू करते हैं कि आखिरकार उन लोगों को ड्रैगन टन के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन टाकुटो का ध्यान मीटिंग में नहीं था, बल्कि वो तो ट्विंस के साथ खेलने में काफी ज्यादा व्यस्त था, इसीलिए आटो को अब उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आगे अब वो लोग मीटिंग करना शुरू करते हैं। वहाँ पर वो लोग ट्विंस से पूछते हैं कि आखिरकार ड्रैगन टन कैसा है। उन्हें ड्रैगन टन के बारे में चप्पा चप्पा बता देती है। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि ड्रैगन टन काफी ज्यादा घटिया सा है और ना ही तो उनके पास कोई रिसोर्सेज है सिवाय एक माइंड के, जो कि उन्हें इन्फिनिट माना दे सकती है। इसीलिए उन लोगों को कैसे भी करके ड्रैगन टन की हेल्प करनी होगी ताकि वो कोलैप्स करने से बच पाए। इतने में हम देखते हैं कि अब वहाँ पर एमिली भी वहाँ पर आ चुकी थी और अब वो अपनी रिपोर्ट किंग टाकुटो को देना शुरू करती है। वो टाकुटो को बोलती है, टाकुटो सर मेरे पास एक रिपोर्ट है, और वो उसमें ड्रैगन टन की हर एक खूबियों के बारे में बताना शुरू करती है। बाद में जाकर टाकुटो और बाकी लोगों को पता चलता है कि जो ड्रैगन टन है वो इस बारी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा रहा है, यानी कि उस पर बहुत से गॉब्लिन्स और बहुत से जायंट मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं। लेकिन तभी जिया कहता है ड्रैगन टन को बारबेरियंस और गॉब्लिन से कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि खतरे की बात तो हिल जायंट है, और हिल जायंट एक एस रैंक के मॉन्स्टर होते हैं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को कैसे भी करके ड्रैगन टन की हेल्प करनी होगी। पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार वहाँ पर उन लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पर जाएगा कौन, क्योंकि मायोग्रा के पास खुद भी अपनी सोल्जर पावर अभी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। और अगर उन लोगों ने गलती से भी फार्मर्स को सोल्जर की जगह ले गया तो उनका किंगडम भी खुद कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन तभी आटो टाकुटो को बोलती है, टाकुटो वहाँ पर मैं जाऊंगी और हर एक आदमी को वहाँ पर खत्म कर लूंगी। और अब टाकुटो भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि आटो के पास काफी ज्यादा इंसान अमाउंट में माना है और वो एक ही झटके में सभी को खत्म कर लेगी। और इससे होगा ये कि मायोग्रा की डेवलपमेंट भी जारी रहेगी। और वहाँ पर बुढ़ाऊ एल्फ भी अपना मुद्दा रखता है कि उन लोगों को कैसे भी करके हीरो को समन करना होगा, क्योंकि अगर आटो उनके किंगडम में नहीं रहेगी तो हो सकता है कि बाकी के राज्य उन लोगों पर अटैक कर दे, जिसकी वजह से कि अब उनकी डेवलपमेंट खतरे में आ सकती है। और अब टाकुटो भी फाइनलाइज कर देता है कि वो लोग कैसे भी करके अपनी नए डिफेंस हीरो को समन कर देंगे, जिसका नाम की ईस्ला है। इसीलिए अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लोग अपने कैसल के बाहर जाते हैं और टाकुटो को ये लाइफ काफी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि अपनी पुरानी लाइफ में उसके पास कोई भी दोस्त नहीं थे, पर इस वाली लाइफ में वो साक्षात किंग बन चुका है और अब उसके पास काफी दोस्त भी है। और अब वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पर कि सबसे पहले वो लोग रिचुअल को परफॉर्म करते हैं ताकि वो लोग अपनी नई हीरो को समन कर पाए। टाकुटो वहाँ रहकर अपने मंत्रों को बोलना शुरू करता है, पर तभी आटो टाकुटो से अपनी टेलीपैथी से बातें करना शुरू करती है। वो उसे बोलना शुरू करती है, टाकुटो क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार नए हीरो का बिहेवियर कैसा रहेगा, क्योंकि उन लोगों को इस बात का डर था कि कहीं नया हीरो उनके किंगडम को ही डिस्ट्रॉय ना कर दे। पर टाकुटो को फुल यकीन था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। उन लोगों ने एक जगह पर बहुत से रिसोर्सेज और मैजिकल फ्रूट्स को कलेक्ट कर दिया था और अब टाकुटो वहाँ पर मंत्र बोलना शुरू करता है। अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा हीरो समन हो चुका था और ये कोई और नहीं बल्कि ईस्ला ही है। जैसे ही वो वहाँ पर समन होती है, सबसे पहले वो बहुत तेज गुहार मारती है। सभी लोग जिस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे, लेकिन तभी ईस्ला टाकुटो की ओर आगे बढ़ती है और वो उसके आगे झुक जाती है और वो उसे बोलती है, मास्टर मुझे आप अभी भी याद हो। और टाकुटो इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। ईस्ला को टाकुटो अभी भी याद है, क्योंकि वही एक लौता हीरो था जो कि उसकी फुल पोटेंशियल पावर तक यूज कर पाया था। और अब फाइनली मायोग्रा को उसकी नई डिफेंस हीरो मिल चुकी थी। और आगे हम देखते हैं कि आटो बाकी सोल्जर के साथ ड्रैगन टन की ओर आगे बढ़ना शुरू करती है और अब टाकुटो भी टेंशन फ्री हो चुका था, क्योंकि अब उन लोगों ने फाइनली एक हीरो को तो समन कर दिया था और अब आटो भी वहाँ से जा चुकी थी। पर जाने से पहले वो लोग थोड़ा बहुत प्यार मस्ती कर लेते हैं और अब आटो भी टाकुटो को बाय बोलकर वहाँ से भग जाती है, पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था टाकुटो को छोड़कर जाने का। इतने में ही ईस्ला टाकुटो को
बोलती है, मास्टर अब मैं आपका ख्याल रखूंगी। आगे हम टाकुटो को देखते हैं जो कि दोपहर के समय घोड़े बेचकर आराम से सो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर इसला आती है और वो उसे बोलती है, किंग आपको ऐसा नहीं सोना चाहिए, आप तो एक नंबर के आलसी हो। आपकी जनता बहुत मेहनत कर रही है, अगर आप ऐसे ही सोते रहोगे तो आपका किंगडम कोलैप्स कर जाएगा। और ना चाहते हुए भी नल्ले टाकुटो को वापस से उठना पड़ता है। और अब तो वहाँ पर ट्विंस भी आ चुकी थी। ट्विंस सबसे पहले इसला को पूरे किंगडम का दायरा करवाती है ताकि वो भी इस किंगडम में ढल सके। पर तभी टाकुटो के सामने अब वहाँ पर एमिली आती है और वो उसे अपनी रिपोर्ट को दिखा देती है। और ये पहली बार था कि जब टाकुटो किसी से अकेले में बात कर रहा था, क्योंकि वो एक नंबर का इंट्रोवर्ट और फट्टू किस्म का आदमी था। और वहीं ट्विंस इसला को किंगडम का दायरा करवा रही थी और उसे भी ये किंगडम काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते उनके सामने एमिली वहाँ पर आती है और वो अपना दुख लोगों को बताती है। वो उन्हें बोलती है, अरे नहीं, फिर से जिया हमारे रिसोर्सेज को तोड़ रहा है। लेकिन तभी इसला बोलती है, डरने की कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगी। और वहीं हम लोग जिया और कुछ सोल्जर को देखते हैं और जिया अपनी पावर को फ्लेक्स करने के चक्कर में हर एक चीज को तोड़े जा रहा था और अब उन लोगों के पास रिसोर्सेज की काफी ज्यादा कमी आ चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पर इसला आती है, देखो बच्चे, हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है, इसीलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब जिया भी इस बात को समझ चुका था। आगे हम देखते हैं कि इसला को किंगडम मायोग्रा काफी ज्यादा पसंद आता है। रात के समय जब सभी लोग सो रहे थे तो अकेली इसला डिफेंस हीरो होने के तौर पर पेट्रोलिंग करना शुरू करती है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर रोने की आवाज आती है, जहाँ पर कि वो एक बार वापस से ट्विंस से मिलती है। कार्य उसे बताती है कि उन लोगों की मदर नहीं है, इसीलिए वो लोग हर रात काफी ज्यादा अकेला फील करते हैं। इसला उन लोगों के इमोशंस को समझती है और वो उन्हें बोलती है, आज से मैं तुम्हें मदर का प्यार दूंगी। और अब वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। अगले दिन इसला टाकुटो के पास जाती है और वो उसे बताती है कि उन लोगों को मायोग्रा किंगडम में एक स्कूल को बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के सभी बालक और बालिका एक नंबर के नल्ले हैं। और वो उसे पूछना शुरू करती है कि आखिरकार आटो इस वक्त क्या कर रही है। और वो लोग आटो के बारे में बातें करना शुरू करते हैं। सबसे पहले टाकुटो अपनी टेलीपैथी का यूज करके आटो के विजन को देखता है और जहाँ पर कि हम आटो को देखते हैं और जो भी मॉन्स्टर्स ड्रैगन डेथ पर अटैक रहे थे, और आटो लोगों को अपने टेंटिकल्स की हेल्प से एक के बाद एक करके मारना पीटना शुरू करती है। एंटिक के तो ये देखकर पसीने ही छूट जाते हैं और वो बोलती है, अरे आप तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और वो आटो की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए वो वापस से अपने महल के अंदर जाती है। आटो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसने फाइनली किसी की तो हेल्प कर दी थी। और अब एंटिक ऐसा कहने के बाद अब वहाँ से निकल जाती है। आगे हम एंटिक को देखते हैं जो कि ट्विन से बातें करना शुरू करती है और यहाँ तक कि आटो का पावर लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से कि अब ड्रैगन डन का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। पर आटो अपने मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को सोचती है कि उसे कैसे भी करके टाकुटो के पास जाकर उसकी स्वॉर्ड प्लॉट को डेवलप करना है। आगे हम देखते हैं कि आटो और मॉल्टर आपस में बातें करना शुरू करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे अपने डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लेकिन तभी आटो को पेप्पे की कही गई बातें याद आती है। जब पेप्पे ने ऑटो को देखा था तो वो बोलना शुरू करता है, ओए ये तो एकदम ऑक्टोपस जैसी है। और इस बात को सुनकर वो थोड़ा बहुत एम्बैरेस फील करना शुरू करती है। आगे वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं क्योंकि धीरे धीरे करके उन लोगों पर काफी चीजें अटैक कर रही है। वो लोग बातें कर रहे थे लेकिन उसी बीच उन लोगों को किसी अजीब सी प्रेजेंस का फील होता है और वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे। इतने में ही एंटिक दौड़ते दौड़ते आटो के पास आती है और वो उन लोगों को बोलती है हिल जायंट्स हम पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन तभी आटो से बोलती है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने खत्म कर लेगी। और अब मॉल्टर भी काफी ज्यादा सोच में पड़ चुका था और आटो अकेले ही उनसे भिड़ने के लिए वहाँ पर निकल चुकी थी। मॉल्टर अपने मन में सोचता है कि वो काफी ज्यादा बूढ़ा तो हो चुका है पर वो उसे कैसे भी करके अपने मैजिक का यूज करना होगा। इसीलिए वो सबसे पहले टाकुटो की दी हुई पावर का यूज करता है और उसकी इस पावर का नाम था पॉइजन मिस्ट और वो अपनी पॉइजन मिस्ट उन लोगों पर अटैक कर देता है। और वहीं हम देखते हैं कि आटो भी एक के बाद एक करके सभी लोगों को खत्म कर देती है। पर जब वो इस बार जायंट मॉन्स्टर को खत्म करती है तो अचानक से वहाँ पर थोड़े बहुत कॉइन्स ड्रॉप हो चुके थे। आटो और मॉल्टर दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या, क्योंकि ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है। इसीलिए वो लोग सीधा ही टाकुटो से टेलीपैथी के थ्रू बातें करना शुरू करते हैं और टाकुटो भी देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि किसी भी आरपीजी गेम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब टाकुटो अपनी सोच में पड़ जाता है
कि आखिरकार अभी अभी हुआ क्या और मॉन्स्टर्स को पीटने के बदले में उन लोगों को कॉइन क्यों मिल रही है। लेकिन तभी टाकुटो को अपनी पुरानी बातें वापस से याद आती है। आगे ड्रैगन पर तकरीबन 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स अटैक करना शुरू कर लेते हैं। यहाँ तक कि ऑटो भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ हम सेंट सेलिना को देखते हैं जो कि उस विच की तलाश में भटकना शुरू करती है। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब वो लोग एक एबंडेंट विलेज में पहुंच चुके थे। जैसे ही वो लोग आगे पहुंचते हैं अचानक से सेंट सेलिना के सभी सोल्जर एक झटके में ही खत्म हो चुके थे और वहां पर अब वो विच भी आ चुकी थी। वो सेंट सेलिना को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी और वो उसे बोलना शुरू करती है, सेलिना हमारी मुलाकात बहुत सालों के बाद हो रही है, क्या तुम मुझे देख के खुश नहीं हो। और वो विच एक नंबर की पागल थी। उसे तो कैसे भी करके सेंट सेलिना को मारना था क्योंकि पहले ही सेंट सेलिना उसे तकरीबन 17 बार खत्म कर चुकी थी, पर उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज बिल्कुल भी कोई याद नहीं रहती। इसीलिए वो सेंट सेलिना को एक बार वापस से चुनौती दे देती है। अचानक से वो विच अपनी पावर का यूज करती है और बाकी के सभी सोल्जर एक बार वापस से रिवाइव हो चुके थे। वो सभी सोल्जर सेंट सेलिना पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंट सेलिना अपनी इन्फर्नो स्पेल का यूज करके उन सभी सोल्जर को मुक्ति दे देती है और अब उसके बाद सेंट सेलिना अपने स्टाफ की हेल्प से उस विच को खत्म कर देती है और अब सेंट सेलिना ने उस विच को तकरीबन 8 बार खत्म कर लिया है। और वहीं हम देखते हैं कि टाकुटो और आटो आपस में बातें करना शुरू करते हैं। टाकुटो आटो को बताता है, मुझे लगता है कि 2 गेम मर्ज हो चुकी है, यानी कि इटर्नल नेशंस और ब्रेव क्वेस्ट, और ये 2 गेम बचपन से ही टाकुटो खेलता रहा है। यानी कि ऐसा समझो कि फ्री फायर और पबजी एकदम मिक्स हो चुकी है और अब फ्री फायर के प्लेयर्स पबजी में जा सकते हैं और पबजी के प्लेयर्स अब फ्री फायर में जा चुके हैं। और अब उन लोगों को समझ आ चुका है हर एक मॉन्स्टर की मौत के बाद उन लोगों को कॉइन क्यों मिल रही है, क्योंकि अब वो लोग एक आरपीजी गेम में कन्वर्ट हो चुकी है। और वहीं एक पहाड़ी पर हम डीमन किंग के 2 जनरल को देखते हैं। उनमें से एक का नाम फ्लेमिन है और एक का नाम आइस गोलम था और वो लोग डीमन किंग के जनरल है और वो लोग यहाँ पर ब्रेक क्वेस्ट नाम की गेम से यहाँ पर आए हैं। और अब लोग कैसे भी करके डीमन किंग को खुश करना है और डीमन किंग तब खुश होगा जब वो ड्रैगन को हरा देगी। और जितने भी मॉन्स्टर इस बार ड्रैगन पर अटैक कर रहे हैं वो सभी के सभी उनके कब्जे में है। इतने में ही आइस गोलम बोलना शुरू करता है, लगता है मुझे ही वहाँ पर जाना होगा ताकि डीमन किंग मुझे खुशी में आकर रिवॉर्ड दे दे। उसके बाद आइस गोलम अपनी एक्स को आगे बढ़ाता है और सभी मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए बोल देता है और इतना कहने के बाद वो सबसे पहले एक जंप मारता है और अब वो फाइनली वहाँ पर आ चुका था। और जब वो वहाँ पर देखता है तो वो देखता है कि सभी के सभी सोल्जर्स खत्म हो चुके हैं, यानी कि वो ऑर्क मॉन्स्टर और जायंट हिल के मॉन्स्टर और एक कमाल था मॉल्टर की पॉइजन मिस्ट का। लेकिन तभी आइस गोलम के पीछे वहाँ पर एक मेज भी आ चुका था और जो कि डीमन किंग आर्मी का ही एक हिस्सा था। लेकिन तभी आटो वहाँ पर आती है और अपने एक टेंटिकल से उस मेज को खत्म कर लेती है। लेकिन वो आइस गोलम अभी भी मॉल्टर की मिस्ट से इम्यून था, इसीलिए उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और जब वो आटो को अपने सामने देखता है तो वो उसे बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो, मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा। लेकिन तभी आटो उसे कहती है, मैं वो हूँ जो तुम्हें खत्म करेगी। और ये देखकर तो वो आइस गोलम भी काफी ज्यादा डर चुका था और अब वो लोग आपस में बैटल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। और वहीं हम लोग बाकी ऑर्क मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अभी भी ड्रैगन पर अटैक करे थे और ये देखकर एंटी की एकदम फट चुकी थी। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर मॉल्टर आता है और वो उसे बोलता है, आप लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि हमारी टीम उन्हें खत्म कर लेगी। और अब एंटिक को भी थोड़ा बहुत दिलासा आ चुका था। वहीं हम देखते हैं कि आटो उसे भिड़ना शुरू कर देती है और आटो को तो वो आइस गोलम एक नंबर का तुच्छ प्राणी लग रहा था क्योंकि उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। सबसे पहले आटो हॉली स्वॉर्ड को निकालती है और वो उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। जैसे वो उसकी बॉडी को खत्म करती है अचानक से वहाँ पर बहुत सारे वुल्व्स वहाँ पर आ चुके थे और उसे मारने के बाद भी आटो को सैम वही गोल्ड के सिक्के दिखते हैं और वो टाकुटो को इस बारे में अपने टेलीपैथी के थ्रू बता देती है। और अब आटो उस आइस गोलम का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वो आइस गोलम अब काफी गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो सबसे पहले अपनी रेज का यूज करता है और अब वो विकसित हो चुका था। वो अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज आटो पर कर देता है, पर आटो को लगता है कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तभी जब वो अपने पैरों को देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसने तो सच में उसके पैरों को जमा लिया है और वो अपने एक अटैक का यूज करके आटो को घायल कर देता है। और ये पहली बार था कि जब आटो की बॉडी से किसी ने ब्लड निकाला हो।
और अब आटो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, इसीलिए वो अपने सभी के सभी टेंटिकल्स को उसके अंदर डाल देती है, जिसे मारने के बाद अब उसे फाइनली थोड़े बहुत गोल्ड के सिक्के मिल चुके थे। अचानक से वहाँ पर सिस्टम अनाउंस करता है, आटो क्या तुम्हें इसकी पावर चाहिए? और आटो भी हाँ मैं जवाब देती है, और जिस पर भी ये अटैक आटो करेगी उस पर ये अटैक 100% लगेगा ही लगेगा। इसीलिए आटो को ये एबिलिटी काफी ज्यादा पसंद आती है। वो अपनी इस रिपोर्ट को टाकुटो को दे देती है, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाते हैं जब वो इस बारे में सुनती है कि डीमन किंग के जनरल ने मायोग्रा पर अटैक कर दिया है। दौड़ते दौड़ते एक डार्क एल्फ टाकुटो के पास आता है और वो उसे बताता है कि उसके किंगडम पर कुछ डीमन लोगों ने अटैक कर दिया है, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि टाकुटो को अपने किंगडम के बारे में हर एक चीज के बारे में पता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर ईस्ला भी थे और वहाँ पर बाकी ट्विंस भी थे। आगे वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे डीमंस को खत्म करेंगे। यहाँ तक कि ट्विंस तो डीमन के नाम सुनकर ही काफी ज्यादा घबरा चुके थे, लेकिन टाकुटो ने बताता है कि उनके किंगडम की फोर्सेज काफी ज्यादा ओपी है, इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इतने में ईस्ला और टाकुटो आपस में बातें करना शुरू करते हैं। इतने में ही ईस्ला बोलती है, मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं वो डीमन लॉर्ड भी आपकी तरह इसेकाई होकर यहाँ पर आया हो? पर टाकुटो ऐसा मानने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि पहले वो विच भी ऐसी आई थी, पर भले ही वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो उसे सेंट ने खत्म कर दिया था, इसीलिए वो इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। पर टाकुटो का मानना यह था कि उन्हें कैसे भी करके डीमन किंग को खत्म करना होगा, क्योंकि डीमन किंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है कि उसे कैसे भी करके किंगडम मायोग्रा को खत्म करना है, क्योंकि वो द कर्स्ड लैंड है। टाकुटो और बाकी लोग आपस में प्लान बनाते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे डीमन को खत्म करेंगे। सबसे पहले टाकुटो कुछ यूनिट्स को बनाता है, जिसमें से कि पहले यूनिट में ईस्ला शामिल है, दूसरे में जिया शामिल है और तीसरे में कुछ लार्वा और डॉक्टर प्रोज शामिल है। टाकुटो को अपनी आर्मी पर फुल भरोसा था कि वो एक एक करके हर एक डीमन को और हर एक और को खत्म कर लेगी। आगे ईस्ला आगे बढ़ना शुरू करती है। वो फाइनली चेक पॉइंट तक पहुंच चुकी थी, और जो कोई भी लार्वा होते हैं ये भी ईस्ला के ही कुछ बच्चे होते हैं, और ये लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। सबसे पहले वो लोग एक स्ट्रेटजी को बनाते हैं कि आखिरकार वो लोग डीमन और ऑर्क को खत्म कैसे करेगी। और अब साथ ही साथ में डार्क एल्व्स भी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके थे। एमिली सबसे पहले टेलीपैथी के थ्रू टाकुटो से बातें करना शुरू करती है, और टाकुटो लोगों को बताता है कि आखिरकार वो लोग कैसे बाकी लोगों को खत्म करने वाले हैं। हम देखते हैं कि अब कुछ डीमन और ऑर्क उन लोगों के देश पर अटैक कर देते हैं, पर टाकुटो तो एकदम चिल मारा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके किंगडम में एक हीरो है, इसीलिए सभी लोग सेफ रहेंगे। और यहाँ तक कि उन लोगों की कंट्री पर कुछ डीमन लॉर्ड के जनरल ने भी अटैक कर दिया है। टाकुटो ईस्ला को ऑर्डर देता है कि उन लोगों को अलग अलग रहकर फाइट करनी होगी, क्योंकि वो डीमंस काफी ज्यादा शक्तिशाली है। और अब टाकुटो भी अपने प्लेस को ले लेता है, और अब ईस्ला भी फाइनली उस जगह जा चुकी थी, और बाकी के लार्वास भी अब टाकुटो की बात मानना शुरू करते हैं। वो लोग अब कैसे भी करके उन डीमंस को खत्म करने वाले हैं, और अब तो वो सभी लार्वा भी पूरे किंगडम में कहीं तहस नहस हो चुकी है। उनका बस एक ही मकसद है कि उन लोगों को कैसे भी करके अपने मालिक यानी कि टाकुटो को सर्व करना है। और वहीं हम लोग जंगल के दूसरे कोने में डीमन किंग की आर्मी को देखते हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि फ्लेवन के ही चंटर पंटर गैंग थे। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग कैसे भी करके टाकुटो के कैसल को पकड़कर उसे आग जला ले। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा ऑर्क मॉन्स्टर दिखाई देता है, लेकिन वो देखने में काफी ज्यादा भद्दा था, क्योंकि उसके अंदर ईस्ला के लार्वा जो थे वो एक के बाद एक करके उस पर फटना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके अपनी जान को बचा लेते हैं। लेकिन तभी ईस्ला बहुत ही क्रीपी वे में पेड़ से नीचे आना शुरू करती है, और वो उन्हें बोलती है, तो वो तुम ही हो जिसने हम पर अटैक किया। और अब वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पर डीमन किंग का एक जनरल वहाँ पर आ चुका था, जिसका नाम की फ्लेमिन था, और वो ईस्ला से बातें करना शुरू करता है। कहीं ना कहीं उसे पता चुका था कि जो ईस्ला है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर वो फिर भी पीछे नहीं हटता और ईस्ला पर एक के बाद एक करके फायरबॉल मारना शुरू करता है। लेकिन ईस्ला बड़ी आराम से उसे डॉज कर लेती है। और वहीं हम टाकुटो को देखती है, जो कि अपने किंगडम पर हो रही डिस्ट्रक्शन को दूर से देख रहा था, एकदम क्लैश ऑफ क्लैन जैसा। बस उसने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है, और वो वेट कर रहा है कि आखिरकार वो लोग डीमन जनरल्स और बाकी लोग कब खत्म करेंगे। और वहीं हम लोग फ्लेमिन को देखते हैं, जिसने कि ईस्ला पर चार्ज कर दिया है। उसके पास अग्नि शक्ति की पावर है। फ्लेमिन अपने मन के अंदर बोलता है, अग्नि शक्ति देगी मुक्ति, और वो उस पर अटैक कर देता है। ईस्ला भी काफी ज्यादा ओपी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ईस्ला अपने लार्वा से उस पर अटैक कर देती है, पर फ्लेमिन के पास भी
काफी ओपी सी पावर थी, इसीलिए वो उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। और इसला तो एक टाइम पर ही फ्लेमिन से भी और बाकी और मॉन्स्टर से भी लड़ना शुरू कर देती है। और अब फ्लेमिन के पास कोई भी पावर नहीं बचती, इसीलिए वो उसकी माइंड वॉश करने को सोचता है। वो उसे बोलता है, अरे टाकुटो तुमसे भी नल्ला है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, हमारे साथ जुड़ जाओ। जिस बात को सुनकर कि इसला अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वो उस पर अटैक कर देती है। और अब तो फ्लेमिन भी काफी ज्यादा विकसित हो चुका था। वो अपने मेगा फायरबॉल का यूज करके इसला पर मार देता है, लेकिन तभी इसला ककून में शिफ्ट हो जाती है और वो उसे अपने बैरियर के तौर पर यूज करती है। और फ्लेमिन अभी भी नहीं रुकता, वो इसला पर फायरबॉल जुत्सु का यूज करता है, लेकिन तभी इसला काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वो अपने एक हाथ से उसे बीच में से ही काट डालती है। और अपने आखिरी पलों में फ्लेमिन को डीमन किंग की याद आती है, लेकिन तभी सिस्टम की ओर से एक नोटिफिकेशन आती है और अब इसला टाकुटो से बातें नहीं कर पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर इसला के लार्वाज और अब वहाँ पर ट्विंस भी आ चुके थे। और ट्विंस तो फ्लेमिन की बॉडी को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे। अचानक से फ्लेमिन की मरी हुई बॉडी मुस्कुराना शुरू कर देती है और वहीं टाकुटो इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वहीं हम देखते हैं कि ट्विंस की हालत भी ये देखकर बहुत बुरी हो चुकी थी। उन्हें बिल्कुल भी समझ था कि आखिरकार उन्हें इस वक्त करना क्या चाहिए। इतने में हम देखते हैं कि फ्लेमिन एक बार वापस से हंसना शुरू करता है। इतने में ही इसला अपने मैजिक को एक्टिवेट करके ट्विंस को प्रोटेक्शन देने की कोशिश करती है और टाकुटो तक भी एक मैसेज आ चुका था। और अब ना ही तो वो लोग अपने विजन को शेयर कर पा रहे थे और ना ही तो किसी नोटिफिकेशन को, और जिस बात को देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। इतने में हम देखते हैं कि जो भी इसला के लार्वा होते हैं वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि इसला भी उस चीज की प्रेजेंस को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी से ट्विंस के पास जाती है ताकि वो उसे वापस से मायोग्रा वापस ले पाए। वो अपने परों को निकालती है और ट्विंस को लेकर वहाँ से उड़ना शुरू करती है, लेकिन जब वो अपने सामने देखती है तो वहाँ पर तो वही फ्लेमिन की बॉडी रखी हुई थी। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि वो तो बस गोल गोल बस ट्रैवल करते जा रहे थे, यानी कि उन लोगों पर किसी ने ट्रैप मैजिक की एबिलिटी का यूज कर दिया है। इसला काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, इसलिए वो फ्लेमिन पर अपने साइथर विंग से अटैक करना शुरू करती है, पर उस पर इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि फ्लेमिन के बाहर एक अजीब सा बैरियर अटैच हो चुका था और अब ना ही तो इसला के अटैक उस तक पहुँच पा रहे थे। फ्लेमिन जोर जोर से हंसना शुरू करता है और टाकुटो बेचारा कुछ भी देख नहीं पाता। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसके किंगडम में अभी अभी हो क्या रहा है, पर कहीं ना कहीं उसे एहसास हो चुका था कि कुछ तो गलती होने वाला है। हम देखते हैं कि इसला काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो ट्विंस इसला से बातें करना शुरू करती है और अब तो वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके थे और अब वो लोग यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। इसला एक बार वापस से फ्लेमिन की बॉडी को मारना शुरू करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन सभी के चारों ओर एक अजीब सा रेड ऑरा घिर चुका था, जिससे कि वो सभी लोग अब पैरालाइज्ड हो चुके थे। उनकी बॉडी अब उनके कंट्रोल में नहीं रहती, इसलिए ट्विंस फ्लेमिन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इसला ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो अपनी फुल पावर का यूज करती है ताकि वो ट्विंस को रोक सके, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती क्योंकि वो रेड ऑरा काफी ज्यादा ओपी था। वो ट्विंस आगे आगे बढ़ना शुरू करती है और इसला बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करती है उन ट्विंस को बचाने के लिए, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती। यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी अब शैटर होना भी शुरू हो चुकी थी, पर फिर भी उससे कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि फ्लेमिन उसकी तारीफ भी करता है कि इसला के पास काफी पावर है, पर फ्लेमिन जोर जोर से बोलना शुरू करता है। वो टाकुटो को भी पहचानता था। वो बोलना शुरू करता है, टाकुटो ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और टाकुटो भी इस बात को देखकर काफी ज्यादा डर चुका था। इतने में हम देखते हैं कि फ्लेमिन अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेगा एक्सप्लोजन वहाँ पर कर देता है। हम कार्या और मारिया की पास्ट की मेमोरी को देखते हैं, जबकि वो लोग रात के समय एक ट्री पर बैठे हुए थे और चांद को देख रहे थे। उन लोगों की मदर पहले ही मर चुकी थी और इसीलिए उन लोगों ने इसला को ही अपनी नई मदर के रूप में मान लिया था और अब वो काफी ज्यादा खुश होने लगी थी। और अब हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं। कार्या और मारिया जैसी अपनी आंखें खोलते हैं, अचानक से उन लोगों के फेस पर कुछ अजीब सी ब्लड की बूंदें गिरती है और ये किसी और की नहीं बल्कि इसला की थी। इसला ने उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और जिस बात को देखकर अब वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि अब इसला उन्हें बोलना शुरू करती है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं मरने वाली हूँ। यहाँ तक कि टाकुटो को भी इस बारे में अब पता चुका था, पर जाते जाते इसला उन दोनों को कुछ गिफ्ट देने का डिसाइड करती है। सबसे पहले वो उनसे बातचीत करना शुरू करती है। यहाँ तक कि कार्या और मारिया को इन चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता।
सबसे पहले ईस्ला अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और अपने उसी हाथ से अपनी बॉडी के दिल को निकाल देती है और अब वो उन्हें बोलती है, देखो तुम इसे खा लो, इससे तुम्हें मेरी पावर मिल जाएगी। और अब वो लोग काफी ज्यादा डर चुके थे और ईस्ला ने उस वक्त रॉयल सक्सेशन पावर का यूज किया था ताकि उसकी पावर आगे जाकर ट्विंस को मिल पाए। और अब ट्विंस के पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को ईस्ला के हर्ट को खाना ही पड़ता है। और अब वो लोग काफी ज्यादा रिग्रेट में आ चुके थे। वो लोग अपने मन में सोचना शुरू करते हैं, लगता है भगवान ने हमें कभी भी खुशियाँ दी ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हम आर्टो और एल्गर को देखते हैं जो कि लगातार बस गॉब्लिन से भिड़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी लड़ते वक्त आर्टो को एहसास होता है कि कहीं ईस्ला गायब हो चुकी है। तब जाकर उसे पता चलता है कि जो ईस्ला है अब वो इस वर्ल्ड में नहीं रही। पर तभी टाकुटो आर्टो से कांटेक्ट करता है और उसे इस बारे में बता देता है और जो कुछ भी वहाँ हुआ उस बारे में भी आर्टो को बता देता है। और अब वो लोग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो चुके थे। इतने में ही आर्टो टाकुटो को बोलती है, अरे नहीं, मुझे वापस से मायोग्रा आना पड़ेगा। लेकिन टाकुटो उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है और वो उसे बोलता है, नहीं, ट्विंस सब कुछ संभाल लेगी। पर आर्टो को लगता है कि ट्विंस के पास तो बिल्कुल भी कोई पावर नहीं है और आखिरकार वो लोग डीमन जनरल को अकेले कैसे खत्म करने वाले हैं। लेकिन टाकुटो उन्हें ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और अब वो लोग भी मान जाते हैं। और वहीं हम लोग उन्हें ट्विंस को देखते हैं। अब वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, इसीलिए वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द डीमन जनरल को खत्म कर पाए। यहाँ तक कि आर्टो भी इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। और अब टाकुटो भी फैसला करता है कि अब वो अपने इस किंगडम को बहुत सीरियस होकर चलाएगा। एमिली और जिया टाकुटो के पास आते हैं ताकि वो उसे अपने किंगडम के बारे में बता सके। लेकिन टाकुटो अब काफी ज्यादा दुखी हो चुका था, इसीलिए वो उन्हें बोलता है, अब जो कुछ भी होगा मेरी मर्जी के मुताबिक ही होगा। आगे हम उन्हें ट्विंस को देखते हैं। अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, यहाँ तक कि अब उन लोगों के पास शारिंगान भी आ चुका था। वो जाते जाते साउथ में लेडी विंड तक पहुंच चुके थे जो कि डीमन जनरल में से एक है। सबसे पहले वहाँ पर मारिया आती है और अपनी शारिंगान की एबिलिटी की हेल्प से हर एक डीमन को वहाँ पर जलाना शुरू करती है। यहाँ तक कि लेडी विंड भी उसकी इस पावर को देखकर काफी शॉक्ड हो चुकी थी। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार इस लड़की की असली पावर क्या है। पर मारिया रुकती नहीं और उन पर शारिंगान का यूज करना शुरू करती है और ऐसा करते करते वो अंत में जाकर फाइनली अब लेडी विंड को भी खत्म कर लेती है। और वहीं हम लोग मारिया को देखती है जो कि काफी ज्यादा खुश थी और वो खुशी खुशी में हर एक दुश्मन की छुट्टी करना शुरू करती है। अचानक से वहाँ पर एक अजीब सा डॉक्टर ऑक्टोपस वहाँ पर आता है, लेकिन तभी मारिया हवा को खा जाती है और जिसकी वजह से कि बाकी लोग भी मर चुके थे। और ये पावर तो भाई काफी ज्यादा ऑसम थी। सिस्टम अनाउंस करता है कि अब उन ट्विंस के पास रॉयल सक्सेशन की पावर आ चुकी है और वो इस वर्ल्ड के लिए 3rd डिग्री थ्रेट बन चुके हैं। यहाँ तक कि अब उन लोगों को एक कमाल का निकनेम भी मिल चुका है जो कि है विचेस ऑफ रिग्रेट। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस और भी देखनी है तो इस वीडियो को हाइप कर लो और इस वाली वीडियो को जरूर देखना।